क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में एक घोषणा की गई है कि देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। विश्व की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी का निर्माण किस राज्य में और किस जिले में होगा। और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हमारे देश का यानी कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा। ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 25 सितंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास कहां किया गया। दोस्तों कल ही हमारे भारत देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया और यह शिलान्यास किया गया है केरल राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल राज्य में। लेकिन केरल राज्य में ही क्यों इस चिकित्सा उपकरण पार्क को स्थापित किया गया, वो भी एक क्वेश्चन बनता है कि केरल में ही क्यों स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में केरल में बहुत सी चिकित्सीय उपकरण निर्माण कंपनियां हैं जिनका कारोबार 750 करोड़ रुपए वार्षिक है और इसीलिए यह भारत का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किया जाएगा केरल राज्य में। और चिकित्सा उपकरण पार्क को केरल में कहां पर स्थापित किया जाएगा, याद रखो तिरुवनंतपुरम जिले के थोनक्कल स्थित लाइफ साइंस पार्क में इसको स्थापित किया जाएगा। और चिकित्सा उपकरण पार्क किसकी संयुक्त पहल है, तो याद रखो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत श्री चित्रा तिरुनाल चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान और इसी के साथ साथ केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, दोनों की यह संयुक्त पहल है और यह केरल राज्य में बनाया जाने वाला है। तो यह चिकित्सीय उपकरण पार्क चिकित्सकीय प्रत्यारोपण एवं बाह्य उपकरणों समेत उच्च जोखिम वाले चिकित्सकीय उपकरणों पर केंद्रित होगा। और यहां देख सकते हैं इसी तरह मेडिकल डिवाइसेस बनाए जाएंगे इस पार्क में। कहां पर, केरल राज्य में। तो पहले तो आप मैप में देखिए, यहां पर स्थित है यह केरल राज्य जो एक तरफ से कर्नाटक और दूसरी तरफ तमिलनाडु से सटा हुआ है। और केरल की कैपिटल का नाम है तिरुवनंतपुरम और केरल की मुख्य भाषा है मलयालम और बहुत से लोग वहां इंग्लिश भाषा भी बोलते हैं। और केरल के राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। तो यह फैक्ट मैंने आपको कई बार बताया। शांत घाटी कहां पर स्थित है, वो भी केरल राज्य में। लेकिन आज कुछ केरल के बारे में नई जानकारी भी जुटा ले। अन्नामुदी केरल की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। और केरल की साक्षरता दर भारत में सबसे अधिक है। और केरल में साक्षरता दर कितनी है, 94%। लिंगानुपात के मामले में भी केरल भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। और लिंगानुपात कितना है, 1000 पुरुषों के मामले वहां महिलाओं की संख्या है 1024। आगे बात करें तो जीवन दर भी केरल की भारत में सबसे अधिक है। यानी कि इसका जो एवरेज आयुष्य है वो है 77 वर्ष का। और केरल भारत का सबसे कम करप्ट राज्यों में से एक है। और सबरीमाला केरल का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। और सबरीमाला और यह भगवान अयप्पा का मंदिर है और यह सुर्खियों में भी रहा था। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पर, गुरु नानक देव के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों गुरु नानक जो सिख धर्म के संस्थापक और सिख धर्म के पहले धर्म गुरु माने जाते हैं और उनकी हाल ही में पुण्यतिथि मनाई गई और इसीलिए मैंने यह क्वेश्चन सेट किया है। और आपको भी पता है क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में कई बार इसी पैटर्न से बहुत से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए यहां हमें चारों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना होगा। गुरु नानक के संदर्भ में कौन सा कथन सही
नहीं है बोले तो गलत है। वो हमें ढूंढना है कि कौन सा सेंटेंस गलत है। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक है, बिल्कुल सही बात। एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर में 12 से 15 करोड़ नानक पंथी है, यह बात भी सही है। और गुरु नानक देव जी ने एकता का संदेश दिया है, यह कथन भी सही है। करतारपुर साहिब गुरुद्वारा पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे बना हुआ है, यहां कुछ गलत है, क्योंकि पाकिस्तान में सिंधु नदी पर नहीं बल्कि रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ है करतारपुर साहिब गुरुद्वारा, यानी कि यह सेंटेंस हमारा गलत हो गया। हमारा आंसर बनता है ऑप्शन डी। और दोस्तों हाल ही में मैंने यह क्वेश्चन सेट क्यों किया, तो देखो करतारपुर कॉरिडोर 2019 में खुलने के बाद पहली बार 23 सितंबर को सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के ज्योति ज्योत को पाकिस्तान में उनके अंतिम विश्राम स्थल गुरुद्वारा दरबार साहिब में आयोजित किया गया। और यह ज्योति ज्योत क्या है दोस्तों, याद रखो पुण्य तिथि की जो प्रार्थना होती है इसे बोलते हैं ज्योति ज्योत, जो हाल ही में आयोजित की गई है पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब में। और करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के बारे में आपको कुछ फैक्ट बताना चाहूंगा, और हाल ही में सुर्खियों में रहा है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच हमारे इस पवित्र स्थल को लेकर एक कॉरिडोर का भी निर्माण किया गया है। तो याद रखो पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे पर बना हुआ है करतारपुर साहिब गुरुद्वारा, और पाकिस्तान के नारोवाल जिले में स्थित यह गुरुद्वारा भारत की सीमा से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और आगे मैं आपको बताना चाहूंगा गुरु नानक देव जी के बारे में। गुरु नानक देव जी 10 सिख गुरुओं में से सबसे पहले गुरु थे, सिख धर्म के संस्थापक थे। और गुरु नानक देव जी का जन्म वर्ष 1469 में ननकाना साहिब, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, वहां पर हमारे इस धर्म गुरु का जन्म हुआ था। और उन्होंने भक्ति के निर्गुण रूप की शिक्षा दी। और इसी के साथ साथ सिख धर्म के अंतिम गुरु के बारे में भी आप इतना याद रख लीजिए, सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह ने किस पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना की। और खालसा पंथ की 5 निर्धारित भौतिक वस्तु ये है, वो किसी भी यह खालसा पंथ को अनुसरने वाला कोई भी अनुयायी अपने शरीर पर धारण करता है। यह 5 भौतिक वस्तु कौन कौन सी? एक तो है केश, दूसरा है कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण। क्लियर दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन, दुनिया की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी कहां बनेगी? दोस्तों आपने बाहुबली फिल्म देखा होगा, बाहुबली का जिस तरह का सेट है इसी तरह ही सभी राज्यों के गांवों के एक अलग ही पैटर्न के सेट भी यहां विश्व की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी में बनाए जाएंगे। यहां आप देख सकते हैं, एक आपको यहां दृश्य दिखाई देता है। तो दोस्तों यह जो सेट है इसी तरह के बहुत से सेट निर्मित किए जाएंगे इस खूबसूरत फिल्म सिटी में। लेकिन यह फिल्म सिटी बनेगी कहां पर? गौतम बुद्ध नगर में। कहां पर? गौतम बुद्ध नगर में। और गौतम बुद्ध नगर किस राज्य का जिला है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गौतम बुद्ध नगर। यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी की 1000 एकड़ जमीन पर बनने वाली इस फिल्म सिटी में फिल्म निर्माण की सारी आधुनिक सहूलियत होंगी। और कौन कौन सी फैसिलिटीज होगी? तो देखो इस फिल्म सिटी में राज्यवार गांव के सेट भी तैयार होंगे। इस फिल्म सिटी में स्टेट ऑफ आर्ट स्टूडियो, प्री प्रोडक्शन व पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाएं होंगी इस स्टूडियो में। यानी कि इस फिल्म सिटी में स्पेशल इफेक्ट स्टूडियो बनेंगे और इसमें फिल्म विश्वविद्यालय भी होगा। और इस फिल्म सिटी में यहीं पर ही एक हेलीपैड बनाया जाएगा। इसमें विश्व स्तरीय बॉलीवुड संग्रहालय भी होगा और मेकअप रूम, स्टोर रूम भी होंगे। और यह फिल्म सिटी कहां पर बनाई जा रही है दोस्तों? तो यहां आप मैप में देखिए, यह है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से यहां पर सटा हुआ यह दिल्ली, यहां पर है यह हरियाणा और यहां पर है यह गौतम बुद्ध नगर। और यहां पर यह निर्मित होगा फिल्म सिटी। और फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में बनाई जाएगी। क्लियर दोस्तों? चौथा क्वेश्चन,
हाल ही में लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां किया गया? हमारी DRDO के द्वारा हाल ही में यह लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है अहमदनगर में KK रेंज से। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। और लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण 22 सितंबर 2020 को अहमदनगर में KK रेंज आर्म्ड कॉर्प्स सेंटर एंड स्कूल में MBT अर्जुन टैंक से किया गया। और यहां आप देख सकते हैं MBT अर्जुन टैंक से इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक जब परीक्षण किया गया है तो इसकी रेंज कितनी है? इस परीक्षणों में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ने 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्य को सफलतापूर्वक अपना निशाना बनाया। और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को कई प्लेटफॉर्म लॉन्च क्षमता के साथ विकसित किया गया है। और जब हमारे रक्षा क्षेत्र में यह बढ़ोतरी हुई है तो हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। और रक्षा अनुसंधान और विकास निदेशालय के सचिव और हमारे DRDO के अध्यक्ष यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी। तो यह दोनों महानुभाव के नाम भी आपको याद रखने हैं। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही कैन बेतवा लिंक परियोजना से सूखा प्रभावित किस क्षेत्र का विकास होगा? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक प्रमुख योजना जिसका नाम है कैन बेतवा लिंक परियोजना, जिसका हाल ही में आकलन किया गया है और इसीलिए सुर्खियों में आई है। तो याद रखो यह सूखा प्रभावित क्षेत्र बुंदेलखंड को हरा भरा बनाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बुंदेलखंड। तो कैन बेतवा लिंक परियोजना सूखा प्रभावित बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिए पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। और यहां देख सकते हैं यह दोस्तों प्रोजेक्ट और यह कैन बेतवा लिंक परियोजना, और इसी के जरिए यह जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है इसे फिर से हरा भरा बनाने की कोशिश की जाएगी। और इस परियोजना से 10.62 लाख हेक्टेयर की वार्षिक सिंचाई हो सकेगी। इस परियोजना से 103 मेगावाट पन बिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। और इस परियोजना की बात की जा रही है तो हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। 6वां क्वेश्चन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में कार्यभार किसने संभाला? आपने भी न्यूज में पढ़ा होगा या तो देखा होगा कि हाल ही में हमारे खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में हाल ही में अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो अब वो हमारे 2 मंत्रालय के मंत्री बन गए। एक तो पहले वो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री थे और हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में भी पदभार संभाल लिया है। और इसलिए आपको याद रखना है श्री नरेंद्र सिंह तोमर हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री भी। इमेज में देख सकते हैं। तो कुछ दिन पहले हरसिमरत कौर बादल ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और पद रिक्त था। और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का उद्देश्य क्या है, किन उद्देश्य को लेकर इसका निर्माण किया गया है इस मंत्रालय का? तो याद रखो खाद्य प्रसंस्करण को राष्ट्रीय पहल बनाने के लिए इस क्षेत्र में भारत और विदेश से गुणवत्तापूर्ण निवेश को आकर्षित करना, साथ साथ एक उत्प्रेरक के रूप में सुविधा प्रदान करना, और तीसरी बात कृषि उपज का बेहतर उपयोग और मूल्यवर्धन के माध्यम से किसान की आय को बढ़ाना, यह हमारे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के प्रमुख उद्देश्य है। 7वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की जाएगी? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को लेकर एक विधेयक हाल ही में संसद में पारित किया गया और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना गुजरात में की जाने वाली है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पश्चिमी स्टेट गुजरात। तो लोकसभा ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक भी पारित कर दिया
और विधेयक में गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। और जब संसद में यह विधेयक पारित किया गया है तो विश्वविद्यालय के प्रमुख उद्देश्यों में से अध्ययन और शोध के लिए उच्च मानकों की स्थापना, नीति संबंधी कार्यक्षेत्र में शिक्षण और प्रशिक्षण, उच्च शोध के लिए समर्पित वातावरण प्रदान करना भी इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य है। क्लियर दोस्तों? और वो स्थापित किया जाने वाला है गुजरात में। तो गुजरात के बारे में मैंने आपको कई बार बताया। गुजरात की कैपिटल का नाम है गांधीनगर, जिसे ग्रीन सिटी कहते हैं। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री है विजयभाई रूपाणी जी और गुजरात के वर्तमान राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। लेकिन आज कुछ नया भी सीख ले। गुजरात अपनी समृद्धि के कारण पश्चिम का गहना कहलाता है और गुजरात की वर्तमान कैपिटल है गांधीनगर और गांधीनगर की गिनती समूचे एशिया में सबसे ज्यादा हरियाली वाली राजधानी के रूप में की जाती है। और गुजरात के बारे में आप जो कृषि है, इनकी जो प्रमुख उपज है वो भी यहां आप इमेज में देख सकते हैं। गुजरात कपास, तंबाकू और मूंगफली का उत्पादन करने वाला देश का एक प्रमुख राज्य है और यह कपड़ा, तेल और साबुन जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। क्लियर दोस्तों? 8वां क्वेश्चन, कृतज्ञ हैकाथॉन में पहला स्थान पाने वाले प्रतियोगी समूह को कितने रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा? दोस्तों, हमारी सरकार के द्वारा एक कृतज्ञ हैकाथॉन का आयोजन किया जाने वाला है और इस हैकाथॉन में पहला स्थान पाने वाले किसी समूह को कितने 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 5 लाख रुपए। लेकिन कृतज्ञ हैकाथॉन का उद्देश्य क्या है? महिलाओं के अनुकूल उपकरणों के विकास पर विशेष जोर देना, कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा देना और प्रौद्योगिकी समाधान को बढ़ावा देना, यह कृतज्ञ हैकाथॉन का उद्देश्य है। और यहां समूह को जो पुरस्कार दी जाने वाली बात कही है तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च द्वारा राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत कृतज्ञ हैकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है। और जहां हम बात करते हैं ICAR के यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र। और ICAR के उप महानिदेशक कौन है? तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं डॉक्टर RC अग्रवाल। और हैकाथॉन की बात करें तो हैकाथॉन में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पाने वाले प्रतियोगी समूह को क्रमशः 5 लाख रुपए यानी कि पहले स्थान को 5 लाख रुपए, दूसरे स्थान पाने वाले को 3 लाख रुपए और तीसरा स्थान पाने वाले समूह को 3 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण 15 सितंबर 2020 से शुरू हो चुका है और आप भी इस समूह में शामिल हैं तो आप भी पंजीकरण करा सकते हैं। 9वां क्वेश्चन, भारतीय सेना द्वारा हाइफा दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, हाइफा दिवस भारतीय सेना द्वारा हाल ही में मनाया गया है 23 सितंबर को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 23 सितंबर। लेकिन आप पहली बार सुन रहे हैं कि आखिरकार यह हाइफा दिवस है क्या? तो देखो, हाइफा का युद्ध 23 सितंबर 1918 को हुआ था, जिसमें जोधपुर, मैसूर तथा हैदराबाद के सैनिकों ने मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेकर जर्मनी व तुर्की के आधिपत्य वाले इजराइल के हाइफा शहर को मुक्त करवाया था और इसीलिए प्रतिवर्ष 23 सितंबर को हाइफा दिवस मनाया जाता है। और इस युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने दिल्ली स्थित विख्यात 3 मूर्ति मेमोरियल को 3 मूर्ति हाइफा मेमोरियल के रूप में पुनः नामित किया है। तो यह फैक्ट भी आप याद रख लीजिए। यदि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 3 मूर्ति मेमोरियल कहां पर स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में कुम्हार सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत बिहार के 150 कुम्हार परिवारों को इलेक्ट्रिक चाक किसने वितरित किए? दोस्तों, बिहार में जब चुनाव आने वाला है तो बहुत सी योजनाओं, परियोजनाओं की घोषणा की गई है
और हाल ही में 150 कुम्हार परिवारों को इलेक्ट्रिक चाक वितरित किए हैं श्री राधा मोहन सिंह ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राधा मोहन सिंह, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। तो राधा मोहन सिंह कौन है? हमारे संसद सदस्य है और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री भी रह चुके हैं राधा मोहन सिंह, और उन्होंने हाल ही में बिहार में 150 कुम्हार परिवारों को इलेक्ट्रिक चाक वितरित किए। तो देखो, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में 150 कुम्हार परिवारों को बिजली से चलने वाले यह चाक वितरित किए। और केवीआईसी के अध्यक्ष कौन है? क्योंकि यह जो बिजली से चलने वाले यह चाक है, इसको डेवलप किया है केवीआईसी ने। तो केवीआईसी के वर्तमान अध्यक्ष है श्री विनय कुमार सक्सेना। कौन? श्री विनय कुमार सक्सेना। और कुम्हार सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य क्या है? हाशिए पर गए कुम्हार समुदाय को मजबूत करना और उनकी उत्पादकता को बढ़ाकर उनकी आय में वृद्धि करना। और यहां आप देख सकते हैं इसी तरह का होता है यह इलेक्ट्रिक चाक, और इसी के जरिए कुम्हार अपनी आमदनी अर्जित कर सकते हैं। और कुम्हार सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत केवीआईसी यानी कि खादी और ग्राम उद्योग आयोग, जिससे हम बोलते हैं केवीआईसी देश भर में कुम्हार समुदाय को 17,000 से अधिक इलेक्ट्रिक चाक वितरित कर चुका है और इस योजना से 70,000 लोगों को लाभ पहुंचा है। कितने? 70,000 लोगों को लाभ पहुंचा है। 11वां क्वेश्चन, वॉइस ऑफ डिसेंट नामक एक नई पुस्तक किसने लिखी है? वॉइस ऑफ डिसेंट एक नई पुस्तक को लिखा है रोमिला थापर ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रोमिला थापर, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। तो वॉइस ऑफ डिसेंट नामक नई पुस्तक किसके द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाएगी? इस पुस्तक डिसेंट को प्रकाशित की जाएगी पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया और सीगल बुक्स दोनों के संयुक्त रूप से इस किताब को प्रकाशित किया जाएगा। और इस पुस्तक को अक्टूबर 2020 में प्रकाशित किया जाना है। कब? अक्टूबर 2020 में। और यह पुस्तक एक ऐतिहासिक निबंध है जो नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ भारत में हालिया विरोध पर केंद्रित है। और यहां जब हम बात करते हैं रोमिला थापर की, रोमिला थापर लखनऊ बोले तो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और उन्हें 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, लेकिन जिसे लेने उन्होंने इनकार कर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने किसी भी राष्ट्रीय पुरस्कार को स्वीकार नहीं करने का एक संकल्प लिया और इसीलिए उन्होंने पद्म भूषण का अस्वीकार किया था 2005 में। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में आंग रीता शेरपा का निधन हो गया, वे कौन थे? दोस्तों इमेज में देख सकते हैं आंग रीता शेरपा वो एक नेपाल देश के जाने माने पर्वतारोही थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी पर्वतारोही। और आंग रीता शेरपा उनके नाम कुछ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज कर लिए हैं और यहां हाथ में लिए हुए इस आंग रीता शेरपा को देख सकते हैं। तो उनके जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो कौन कौन से हैं? 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति, क्लियर। और काठमांडू से 72 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है काठमांडू में। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उन्हें दिसंबर 1987 में बिना ऑक्सीजन का उपयोग किए सर्दियों में एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति के रूप में मान्यता दी थी और इसीलिए उन्होंने अपने चढ़ाई कौशल के लिए स्नो लेपर्ड यानी कि हिमचित्ता नाम से भी जाना जाता था, जिसका हाल ही में दोस्तों 72 साल की आयु में निधन हो गया है। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही सूची योजना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? हमें यहां पूछा गया है सूची योजना और इसके संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों इस योजना के संदर्भ में हमें चारों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना होगा, लेकिन यह एक प्रकार की मासिक धर्म स्वच्छता परियोजना है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एक प्रकार की मासिक धर्म स्वच्छता परियोजना है। इसका नाम है सूची योजना। और हाल ही में सुर्खियों में यह योजना क्यों आई? क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से जो धनराशि कर्नाटक सरकार को आवंटित की जा रही थी
कोविड-19 के चलते इस सूची योजना के तहत जो धनराशि मिलने वाली थी कर्नाटक को, वो अब नहीं मिल रही है और इसीलिए सुर्खियों में आई। तो देखो, कोविड-19 के मद्देनजर कर्नाटक सरकार द्वारा सूची योजना, जो एक प्रकार की मासिक धर्म स्वच्छता परियोजना है, और सूची योजना के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं किए जाने के कारण इस योजना का क्रियान्वयन नहीं हो सका। और सूची योजना वर्ष 2013-14 में शुरू की गई एक योजना, शुरुआत में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित थी और सूची योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों में मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाना था। और अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, केरल का चेंदमंगलम शहर किसके कारण एक अलग पहचान रखता है। चेंदमंगलम शहर है वो अपने इस तरह की साड़ियों के लिए एक अलग पहचान रखता है, जिसको GI टैग भी मिला है, और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है चेंदमंगलम एक साड़ियाँ फेमस है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है साड़ियाँ। और सही आंसर देने वाले बहुत से सब्सक्राइबर फ्रेंड है। दिन ब दिन हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड भी बढ़ते जा रहे हैं और आपकी तरफ से रिप्ले भी बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह की हम उम्मीद रखते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कृति राणा, मेनका चौधरी, राजेश बोरिचा, वनकर नितिन कुमार फ्रॉम अहमदाबाद से, शैलेश गमार, राजपूत सुरसिंह, PS रोजासरा और अवकाश गोलीवाड़िया। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। इसी के साथ साथ जादव भारती, वो हमारे चैनल में पहली बार जुड़ चुकी है, तो आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। और सुमित्रा भूरिया, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। मीनलबा डी गोहिल, प्रतीक परमार, वसावा प्रेमिला बेन, परमार करीना, किरीट सोलंकी, बिलवाल नैनेश भाई, सहजानंद कुमार, नीलेश राठौर, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। और नीलेश राठौर फ्रॉम अहमदाबाद से है, तो आपका भी हमारे चैनल में स्वागत। और धवल प्रजापति, वो गुजरात के पाटन से है। सौरभ भूरिया, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। और विशाखा भूरिया, राठवा अंकुश, राजेश कटारा, सैम्युअल नीनामा, काजी यूनुस फ्रॉम गुजरात राजकोट पड़दरी से, और जगदीश चुड़ासमा, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आज की वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बेची जाने वाली 6 रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी किस आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप है। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लेकिन क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में बहुत से आयोग का जो गठन किया जाता है हमारी केंद्र सरकार की ओर से, तो इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में सही आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा। जो एक बार आप लिख देते हैं फिर आप उसे कभी नहीं भूलते। और आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आपके दोस्तों तक इस वीडियो की लिंक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे इस फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो का लाभ उठा सके। और लिंक आप शेयर कर सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।